नमस्कार। सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रमोद मलिक। सत्यहिंदी.com के ऐप को डाउनलोड करने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर जाएं और वहां लगे हुए लिंक को क्लिक करें। आज हम बात करेंगे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की और सुभाष चंद्र जी के प्रति बीजेपी के उमड़ते हुए प्रेम की। मोदी सरकार ने यह ऐलान किया है कि 23 जनवरी को हर साल यानी नेताजी के जन्मदिन को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इस बार उनकी 125वीं जयंती है। उस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोलकाता जाएंगे और वो वहां अगले एक साल तक चलने वाले एक कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे जिसमें नेताजी के बारे में बताया जाएगा। लेकिन सवाल यह उठता है कि नेताजी के विरासत को हड़पने के लिए, नेताजी को अपना बनाने के लिए, नेताजी को अपनाने के लिए बीजेपी की कोशिश इसलिए हो रही है कि कुछ महीने बाद ही पश्चिम बंगाल में राज्य विधानसभा के चुनाव हैं। अप्रैल मई में विधानसभा के चुनाव होंगे और उसके कुछ दिन पहले बीजेपी सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के प्रति यह दिखाया है प्रेम कि उनके जन्मदिन को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का ऐलान किया है। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या नेताजी की नीतियां, नेताजी के सिद्धांत, नेताजी के आदर्श बीजेपी की नीतियों, सिद्धांतों, आदर्शों, बीजेपी के दर्शन से कहीं भी मेल खाता है? क्या नेताजी सुभाष चंद्र बोस बीजेपी में कहीं फिट बैठते हैं? सवाल यह उठता है कि क्या नेताजी सुभाष चंद्र बोस बीजेपी के उग्र हिंदुत्व के नीतियों को मानते? क्या नेताजी सुभाष चंद्र बोस बीजेपी के उस कट्टर राष्ट्रवाद का समर्थन करते जिसमें एक समुदाय विशेष को निशाने पर लेने की कोशिश की जाती है? क्या नेताजी सुभाष चंद्र बोस बीजेपी की उन नीतियों को मानते हैं जिसे वो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद कहते हैं, जिसे वो ये कहते हैं कि जिनकी पुण्य भूमि भारत में नहीं है, विदेश में है, यानी हिंदू धर्म के अलावा जो दूसरे धर्म के मानने वाले हैं, खासकर इस्लाम और ईसाइयत को मानने वाले जो लोग हैं वो पूरी तरह भारतीय नहीं है? ये जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है, क्या नेताजी सुभाष चंद्र बोस इस सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का समर्थन करते? इस पर विचार करने की जरूरत तो है ही। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि क्या बीजेपी नेताजी की विरासत को अपनाने के पहले इस बात के लिए माफी मांगेगी कि सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो उनके आइकॉन हैं, जो उनके बड़े नेता हैं, क्या उनके किए हुए कामों पर अफसोस जताएगी, क्या माफी मांगेगी? यह बात मैं क्यों कह रहा हूं? यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि सावरकर और श्यामा प्रसाद मुखर्जी इन दोनों ने जो कुछ किया था और जिस समय किया था वो नेताजी के ठीक उलट था, बल्कि नेताजी के प्रयासों को काटने के लिए था, नेताजी के सिद्धांतों, मूल्यों को खत्म करने के लिए था, खुद नेताजी के खिलाफ था। कैसे, ये हम समझने की कोशिश करते हैं। जिस समय नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारत की आज़ादी के लिए देश छोड़ने की योजना बना रहे थे, वो जर्मनी होते हुए जापान पहुंचने और वहां की सरकार की मदद से अंग्रेजों के खिलाफ धावा बोलने की योजना बना रहे थे। वो ये सोच रहे थे कि अपनी एक फौज हो जो अंग्रेजों फौज को शिकस्त देकर भारत पर कब्जा करे और भारत को आजाद करा दे। जिस समय नेताजी सुभाष चंद्र बोस ये मनसूबा बना रहे थे, ठीक उसी समय सावरकर जी ने क्या किया यह मैं आपको बताता हूं। हिंदू महासभा के संस्थापक विनायक दामोदर सावरकर ने बिहार के भागलपुर में हुए 1941 में एक अधिवेशन में यह ऐलान किया कि हिंदुओं को द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों की मदद करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हिंदू युवाओं को ज्यादा से ज्यादा संख्या में अंग्रेजी सेना में शामिल हो जाना चाहिए। मैं उन्हें कोट करने की कोशिश करता हूं। उन्होंने कहा था, हिंदू संगठनवादियों को अपनी पूरी ऊर्जा युवाओं को अंग्रेजी सेना में शामिल होने में लगा देना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा था कि हिंदू महासभा की शाखाएं गांवों में, शहरों में और कस्बों में युवाओं को इसके लिए उत्साहित करें कि वो थल सेना, नौसेना और वायुसेना में और सैन्य सामान बनाने वाले फैक्ट्रियों में ज्यादा से ज्यादा संख्या में शामिल हो जाए। इसके बाद सावरकर जी ने खुद यह अभियान चलाया और उन्होंने बड़ी संख्या में लोगों को
अंग्रेजी सेना में भर्ती करवाया जो बड़ी संख्या में हिंदू थे। इसके एक साल बाद 1942 में मदुरई में हुए हिंदू महासभा के सम्मेलन में सावरकर जी ने ऐलान किया कि उनके प्रयासों से, हिंदू महासभा के प्रयासों से 1 लाख हिंदू अंग्रेजी फौज में शामिल हो चुके हैं। और मैं आपको ये याद दिलाऊं कि जिस समय सुभाष चंद्र बोस ने, आजाद हिंद फौज ने अंग्रेजी सेना पर धावा बोला और पूर्वोत्तर से भारत की सीमा में प्रवेश किया और शुरुआती कामयाबी अच्छी खासी मिली थी, उसे रोकने के लिए अंग्रेजों ने सेना की जिस टुकड़ी को आगे बढ़ाया था वो वही टुकड़ी थी जिसमें ये सावरकर के भर्ती कराए हुए युवक थे। यानी सावरकर की तैयार की हुई अंग्रेजी सेना ने आजाद हिंद फौज को शिकस्त दी और रोक दिया। ये था सावरकर जी का योगदान। और ये सावरकर जी बीजेपी के कितने नजदीक थे कहने की जरूरत नहीं है। और एक सज्जन थे जिन पर बीजेपी को बहुत फख्र है, वो थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने पश्चिम बंगाल में, जो अब पश्चिम बंगाल है उसमें बंगाल था, उस बंगाल में लगभग उसी समय 1941-42 में ही मुस्लिम लीग के साथ मिलकर साझा सरकार बनाई थी और श्यामा प्रसाद मुखर्जी उस सरकार में वित्त मंत्री थे। उस सरकार के अगुवा थे फजलुल हक, मुस्लिम लीग के थे। ये वही फजलुल हक थे जिन्होंने मुस्लिम लीग के सम्मेलन में भारत विभाजन का प्रस्ताव रखा था। खैर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी भारत छोड़ो आंदोलन से बहुत दुखी थे, बहुत परेशान थे, उसको रोकना चाहते थे। उन्होंने 26 जुलाई 1942 को बंगाल के गवर्नर सर जॉन हर्बर्ट को एक चिट्ठी लिखी जिसमें उन्होंने ये कहा था कि बंगाल में इस तरह की भारत छोड़ो आंदोलन न पहुंचे, अपनी जड़ें न जमा पाए, इसके लिए इस आंदोलन को सख्ती से कुचलने की ज़रूरत है। और उन्होंने उस सख्ती से कुचलने की ज़रूरत के उपाय भी अंग्रेज गवर्नर को सुझाए थे। ये थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी। और ये बीजेपी है जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी और विनायक दामोदर सावरकर दोनों को अपना आदर्श पुरुष मानती है, अपना उन पर फख्र करती है। और यही बीजेपी नेताजी सुभाष चंद्र बोस को भी अपनाने की कोशिश कर रही है और उनके विरासत को हथियाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में कुछ दिनों बाद ही चुनाव होने वाले हैं। पश्चिम बंगाल की जनता इस पर क्या प्रतिक्रिया देगी, पश्चिम बंगाल की जनता चुनाव में क्या करेगी, ये तो भविष्य बताएगा, उसमें समय है। तब तक आप देखते रहें सत्यहिंदी.com। आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, फॉलो करें, हमारे ट्विटर अकाउंट को फॉलो करें और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। देखते रहें सत्यहिंदी.com। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।